क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी की पाठ्य योजना, जिसका पाठ्य योजना संख्या है 21। यानी कि हिंदी की जो पाठ्य योजना है 20 पाठ्य योजनाएं आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। आपको सिर्फ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट वाले टैब पे जाना है। वहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट की वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी की, सामाजिक विज्ञान की, गणित की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, तो सभी में आपको वीडियोज़ मिलेंगी अलग अलग पाठ्य योजनाओं की। तो अगर आप लोगों को हिंदी की पाठ्य योजना चाहिए तो 20 पाठ्य योजना आप ऑलरेडी अपलोड है और ये 21वीं पाठ्य योजना है। और अगर इसके अलावा भी आपको किसी पाठ्य योजना की ज़रूरत है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, हो सकता है वो पाठ्य योजना पहले से अवेलेबल है, उसको देख के आप लिख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपको किसी पाठ्य योजना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ये कोशिश करता हूँ पूरी की 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी पाठ्य योजना आप तक पहुँचा दूँ। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अब आते हैं आज की पाठ्य योजना के ऊपर। यहाँ पे देख लीजिए पाठ्य योजना लिखा गया है, उसकी नंबरिंग की गई है। इसी तरीके से आपको जिस पेज से आप स्टार्ट करेंगे उस पेज से आपको नंबरिंग करनी है। जितना भी होगा आपका पाठ्य योजना संख्या 1, 2, 3, 4 जो भी होगा, इस तरीके से लिखने के बाद आपको लिखना है विषय। विषय हमारा आज का है हिंदी, व्याकरण। उसके बाद देख सकते हैं कक्षा है 7वीं। यहाँ पे उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दाहिने तरफ यहाँ पे देखेंगे दिनांक लिखा गया है। दिनांक से यहाँ पे ये पता चलता है कि आपने किस डेट को कौन सी क्लास में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। कालांश है, कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप किस क्लास में गए थे ये चैप्टर पढ़ाने के लिए। यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिस क्लास में आप जाएंगे जिस पीरियड में वो लिखेंगे। समय अवधि यहाँ पे लिख दीजिए 35 से 40 मिनट। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रकरण है हमारा कर्ता कारक। इसके बाद आपका आता है सामान्य उद्देश्य। ये सामान्य उद्देश्य के 6 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके ऊपर आप हेडिंग लिख लीजिएगा, सामान्य उद्देश्य यहाँ पे छूट गई है। तो सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका विषय जो है हिंदी, व्याकरण। इसको पढ़ाने से बच्चों में आप किन किन रुचियों का विकास करना चाहते हैं उसके अंतर्गत यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होता है। मिनिमम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला पॉइंट है। और हिंदी विषय का जो व्याकरण का अगर सामान्य उद्देश्य होगा तो वो सभी में जितने भी आप पाठ्य योजना बनाएंगे वो सभी में किसी भी क्लास के लिए हो समान रहेगा। तो काफ़ी जगह पे आप पूर्ववत देखेंगे तो पूर्ववत भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पहला पॉइंट है छात्रों में शुद्ध भाषा बोलने व लिखने की प्रेरणा प्रदान करना। दूसरा है यहाँ पे छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है छात्रों को शुद्ध वाक्य रचना का ज्ञान कराना। चौथा है छात्रों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना। पाँचवा है छात्रों में भाषा विश्लेषण की योग्यता विकसित करना। और छठवां है छात्रों में शुद्ध व अशुद्ध रूप के बीच भिन्नता जानने की योग्यता का विकास करना। अब इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का जो सही तरीका होता है बनाने का, ये 3 कॉलम में बनाया जाता है। पहले कॉलम में लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य, दूसरे में होता है शिक्षण उद्देश्य और तीसरे में होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। यानी कि आपका उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ाने का और आप कैसा परिवर्तन देखना चाहते हैं छात्रों में। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले कॉलम में लिखा गया विशिष्ट उद्देश्य के नीचे ज्ञानात्मक उद्देश्य। इस शिक्षण उद्देश्य में लिखा गया है छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराना। दूसरा है छात्रों को कर्ता कारक का ज्ञान कराना। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखा गया है पहला पॉइंट छात्र सैद्धांतिक व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और दूसरा है छात्र कर्ता कारक के बारे में जान सकेंगे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए दूसरा पॉइंट है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया है छात्रों में कर्ता कारक को परिभाषित करने की योग्यता का विकास करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को कर्ता कारक के महत्व की व्याख्या से परिचित कराना। इसके सामने लिखा गया है छात्र कर्ता कारक को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा है छात्र कर्ता कारक के महत्व को अपने शब्दों में कह सकेंगे या कर सकेंगे। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया है छात्रों को चित्र के माध्यम से कर्ता कारक को प्रदर्शित करने की योग्यता का विकास करना। इसके सामने लिखा गया है व्यवहारगत परिवर्तन में छात्र कर्ता कारक को जानने में सकारात्मक धारणा उत्पन्न कर सकेंगे तथा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर्ता कारक को आत्मसात कर सकेंगे। ऊपर देख लीजिए व्यक्त लिखा था उसके सामने, वो छुप रहा था, उसको ध्यान से देख के लिख लीजिएगा। चौथा पॉइंट है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्रों में कर्ता कारक के विषय में रुचि जागृत करना। इसके सामने लिखा गया छात्र अलंकारों को जानने में रुचि ले सकेंगे। और पांचवा है अवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्रों में भाषा के प्रति जीवन उपयोगी सामान्य ज्ञान प्रदान करना। इसके सामने लिखा गया छात्र भाषा का अपने सामान्य जीवन में उपयोग कर सकेंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों को वीडियो देखने में दिक्कत हो रही हो, इसकी विजिबिलिटी आपको कम लग रही हो, तो आप अपनी वीडियो में एक बार एक चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं हमेशा 720 पिक्सल पे वीडियो बनाता हूँ। तो ऊपर जाके आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा। कम से कम आप
360 पिक्सल पे आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर वीडियो धुंधली दिख रही हो, क्योंकि आपकी नेट की स्पीड अगर 144 पिक्सल की होगी तो आपको थोड़ा धुंधला दिखेगा, इससे वीडियो की क्वालिटी गड़बड़ नहीं होती, सिर्फ आपको वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करनी होती है। वीडियो आप 720 पिक्सल पे भी देखेंगे तो दिखेगी। तो अगर आपको अच्छे से देखना है तो 360 पिक्सल पे देखिए, आपको सारी चीज़ें आसानी से दिखेंगी। अब इसके बाद आता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देख लीजिए लिखा गया है पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट श्यामपट्ट, प्रकरण को स्पष्ट करता हुआ चित्र। ये सारी चीज़ें आप सहायक सामग्री में आप ले जा सकते हैं और लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्र कारकों के संबंध में प्रारंभिक जानकारी रखते हैं, तभी वो कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक के बारे में अगर उनको नहीं पता होगा तो कैसे कर्ता कारक के बारे में वो पढ़ेंगे। तो कारक के बारे में बच्चों को सामान्य जानकारी है। अब इसके बाद आता है आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको यहाँ पे देख लीजिए, एक कॉलम बनाना है छात्राध्यापक क्रिया, दूसरे में बनाना है छात्र क्रिया। छात्राध्यापक यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछेगा जिसका बच्चे उत्तर देंगे, और प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा आपका दूसरा जो प्रश्न बनेगा उसी उत्तर से बनेगा, इसी तरीके से। और कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें देख लीजिए पहला प्रश्न है कारक किसे कहते हैं, तो कारक का बच्चे आंसर देंगे, साक्षात क्रिया से संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर लिखा जाता है वो एक बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो पूरी क्लास के ऊपर डिपेंड होता है, तो कोई ना कोई बच्चा आपकी क्लास में आंसर जरूर देगा। दूसरा प्रश्न फिर बनता है कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चे बता देंगे कारक के 8 प्रकार होते हैं। फिर तीसरा प्रश्न बनता है प्रथम कारक कौन सा है, तो बच्चे बताएंगे प्रथम कारक कर्ता है। यहाँ पे कोई बच्चा दूसरा कारक बताएगा, कोई दूसरा बताएगा, लेकिन कोई ना कोई बच्चा कर्ता का नाम जरूर लेगा। तो फिर चौथा प्रश्न फिर आपका यहाँ बनता है कर्ता कारक के बारे में आप क्या समझते हैं, तो ये बच्चे हो सकता है बता भी पाएँ, डिटेल में ना बता पाएँ, तो ये उनके लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे उसके सामने समस्यात्मक प्रश्न लिख दीजिए। उसके बाद आपको तुरंत अपना उद्देश्य कथन यहाँ पे बोलना है। उद्देश्य कथन में बोलना है बच्चों आज हम कर्ता कारक के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आपका आता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे देख लीजिए प्रस्तुतिकरण, देख लीजिए यहाँ पे टोटल 4 कॉलम बनाया गया। इसके साथ आप यहाँ पे शिक्षण विधि भी लिख सकते हैं। आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 4 कॉलम बनवाते हैं, 5 कॉलम बनवाते हैं, 6 कॉलम बनवाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे प्रयुक्त सामग्री भी ऐड करते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप जैसे बनाना चाहे उसमें कुछ करना नहीं होता, आप बीच में ऐड कर लीजिएगा। तो पहले में प्रस्तुतिकरण में पहले हेडिंग में लिखना है शिक्षण बिंदु, दूसरे में कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक क्रिया, तीसरे कॉलम में लिखना है छात्र क्रिया, और चौथे में श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण बिंदु में सबसे पहले कर्ता कारक। यहाँ पे 2 उदाहरण दिया गया है, राम जाता है, शीला खाना पका रही है। तो यहाँ पे छात्राध्यापक यहाँ पे प्रश्न पूछेगा प्रस्तुत उदाहरण में कौन जा रहा है, तो बच्चे बता देंगे प्रस्तुत उदाहरण में राम जा रहा है। दूसरे में है प्रस्तुत उदाहरण में राम क्या कार्य कर रहा है, तो बच्चे बता देंगे प्रस्तुत उदाहरण में राम जाने का कार्य कर रहा है। फिर तीसरा यहाँ पे प्रश्न है प्रस्तुत जो शीला खाना पका रहे उसके ऊपर डिपेंड है यहाँ पे प्रश्न, प्रस्तुत उदाहरण में कौन खाना पका रहा है, तो बच्चे बता देंगे प्रस्तुत उदाहरण में शीला खाना पका रही है। शीला क्या कर रही है, खाना पका रही है, उसका उत्तर देंगे बच्चे। अब इसके आगे चलते हैं, स्पष्टीकरण देंगे आप। प्रस्तुत उदाहरण में राम कहीं जा रहा है, अर्थात राम के द्वारा जाने का कार्य किया जा रहा है। दूसरे उदाहरण में शीला पकाने का कार्य कर रही है, अतः कहा जा सकता है कि शीला ही करता है, क्योंकि कर्ता उसे कहते हैं जो कार्य करता है। जैसे राम है, राम जा रहा है तो कर्ता हो जाएगा राम, शीला खाना पका रही तो शीला पका रही कार्य कर रही है तो शीला हो जाएगी यहाँ पे कर्ता। ठीक, उसके बाद उसके सामने छात्र क्रिया वाले में लिखना है, छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे उसको। फिर आता है परिभाषा। परिभाषा जरूर दीजिए यहाँ पे, हिंदी अगर पढ़ा रहे तो आप 100% यहाँ पे जरूरी है कि परिभाषा उस चीज़ की जरूर दीजिए। जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। इसको ने से प्रदर्शित करते हैं। छात्रा कॉलम में लिखना, छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। कर्ता कारक का उदाहरण आप श्यामपट्ट पे लिख दीजिए। यहाँ पे उसका परिभाषा, जो कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, इसको ने से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण है सचिन फुटबॉल खेलता है, सीता पढ़ने जा रही है। प्रथम उदाहरण में कर्ता कौन है, तो बच्चे बता देंगे प्रथम उदाहरण में कर्ता सचिन है। दूसरे में सचिन क्या कर रहा है, सचिन फुटबॉल खेल रहा है। तीसरा फिर यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, दूसरे उदाहरण में कर्ता कौन है, तो यहाँ पे द्वितीय उदाहरण में कर्ता सीता है। सीता क्या कर रही है, तो सीता पढ़ने जा रही है। उस उदाहरण को आप बोर्ड पे भी लिख दीजिए। उसके बाद आपको स्पष्टीकरण देना है। प्रथम उदाहरण में सचिन करता है क्योंकि सचिन खेल का कार्य कर रहा है। द्वितीय उदाहरण में सीता करता है क्योंकि वह पढ़ने जा रही है। छात्र छात्रा वाले कॉलम में आपको वही लिखना है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।
अभ्यास कार्य यहाँ पे उसके बाद देंगे आप। कार्य करने वालों को कर्ता कहते हैं। आपको यहाँ पे पूछना है उनसे ट्रू और फॉल्स, यानी कि सत्य असत्य। तो कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, सत्य है कि असत्य? सत्य है, उसका बच्चे उत्तर देंगे। कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है, तो बिल्कुल होता है, अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा। राम खेलता है, इसमें कर्ता खेलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? गलत हो जाएगा। यहाँ पे सत्य लिखा गया, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से सुधार लीजिएगा। राम खेलता है, इसमें कर्ता आपका राम होगा, राम खेल रहा है तो राम होगा, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है। सत्य और असत्य बताना है। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक। कार्यकर्ता का सीधा संबंध किससे होता है? आपका कार्यकर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है, तो बिल्कुल सही है। और राम खेल रहा है, इसमें कर्ता खेलता है, तो बिल्कुल गलत है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका आता है अगला पॉइंट, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, वह विद्यालय जाता है में कर्ता विद्यालय है, तो बिल्कुल गलत है। विद्यालय कोई कर्ता नहीं है, विद्यालय जाना कार्य होता है, यहाँ पे वो असत्य हो जाएगा। कर्ता स्वतंत्र होता है, तो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, सत्य है। कार्य को संपन्न करता ही करता है, बिल्कुल सत्य है। ये सारी चीज़ें आप सैंपल पे भी लिख दीजिए और बच्चे उसका उत्तर दे ही रहे हैं। लास्ट में आता है आपका गृह कार्य, यानी कि बच्चों को घर से करके लाने के लिए गृह कार्य आप देंगे। होमवर्क, तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कार्य, छात्र कर्ता कारक के कुछ उदाहरण लिखकर लाएंगे। छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखेंगे और इसी के साथ हमारा यहाँ पे आज का लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी ढेर सारी लेसन प्लान के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं रेगुलर बेसिस पे कोई भी यहाँ पे लेसन प्लान अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उससे लाभान्वित हो सकें, उसको देख के लिख सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।